खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें और बड़े अहम इशूज़। ताजिर बिरादरी आज सरतपा जो है वो एहतजाज हैं और वो हड़ताल लाहौर में मैंने खुद देखा, और आप ये मनाज़र टीवी पर देख भी रहे हैं कि बहुत से हमारे जो शहरों में इन्होंने सख्त, इसमें क्या हुआ, कौन सा टैक्स है, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे साथ जो ताजिर बिरादरी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाने का जो प्लान जो है वो प्लान कर लिया है। पहले भी ये खबर आई थी, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने दी थी, क्या वो वाकई जा रहे हैं, कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसमें हम बाद में बात करेंगे। अदलिया को कंट्रोल करने की मुबैना तौर पर कोशिश हो रही है, लॉ मेकिंग के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए जजों की तादाद बढ़ाई जाएगी। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कंट्रोल कर पाएंगे और क्या कोई कंट्रोल होगा इस तरीके से, इस पर बात करेंगे। $9 बिलियन का जो लोन है, ना वो रोल ओवर हो रहा है, ना अभी IMF से मुआहदा हो रहा है। बड़े सिलसिले हैं, मुश्किलात हैं, मगर सबसे पहले तो इस मुश्किल की तरफ आते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जनाब मुजाहिद भट्ट साहब। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, ताजर रहनुमा। भट्ट साहब, पहले तो मुझे सादा लफ्ज़ों में बताएं कि ये टैक्स है क्या जो आप पर इम्पोज हुआ है, और इसके साथ साथ मेरे साथ और मेहमान मौजूद हैं। अजमल बलोच साहब, वो भी ताजर रहनुमा है। थैंक यू वेरी मच बलोच साहब आपके वक्त के लिए। मगर मुजाहिद मसूद भट्ट साहब, हमें ज़रा सादा ज़बान में बताएं कि ये टैक्स से, ये क्या टैक्स इन्होंने इम्पोज किया है और इसका वॉल्यूम कितना है और इसके तय उनका मेयार क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि इन्होंने इनकम टैक्स के नाम से ताजर 2 स्कीम जो है मुतारिफ़ करवाई। जो साल पहले जब ये मुतारिफ़ करवाई, कहा गया कि 1200 जो लोग टैक्स नहीं देते वो 1200 रुपया महीना जो है टैक्स देंगे ताकि लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। हमने भी कहा बड़ी अच्छी ये पॉलिसी है, चलो जो लोग पहले से फाइलर हैं जो टैक्स देते हैं उन पर बोझ कम होगा। लेकिन उनकी नीयत जब उन्होंने देखा, ये जो दावा करते हैं ना हमने 95,000 जो है नए असेसी जो है शामिल कर ली है, वो सारे 1200 वाले हैं। तमाम ताजरों ने खुद जो मेहनत करके अपने जो दूसरे दीगर ताजर हैं जो नहीं इसमें थे कि उनको लाने के लिए, साथ ही इन्होंने ये बम फोड़ा कि जनाब उसमें उन्होंने कैटेगरी स्लैब्स बना दी। किसी मार्केट की 60,000, किसी की 45,000, किसी की 30,000, और जो लिखा है ना एंड पे लिखा है ये मिनिमम है। यानी जब हम मार्केट के लिए या एक शॉप के लिए, एक शॉप का 60,000 रुपया महीना इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, उसमें देखें जो बंदा जो है रिटर्न भरता है साल बाद कि भाई हम रिटर्न भरते हैं, यानी और दीगर जो लोग जो रिटर्न भरते हैं, वो सारा कुछ उन्होंने फाइलर को भी उन पे भी लागू कर दिए। और भाई जो देते हैं टैक्स उन्हें अब सहूलतें दें ताकि जो लोग बाहर हैं वो उस चीज़ को देखते हुए वो भी टैक्स नेट में आए, ना कि आप। अच्छा मुजाहिद बलोच साहब, मैं आपकी तरफ पहले ये एक सवाल कर लूँ। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने तो, हालांकि आपकी जो कम्युनिटी है उसको मियां नवाज शरीफ साहब की एक कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता था, वो कहते हैं जी 2800 अरब रुपए का ये टैक्स जो है वो खा जाता है। वो कहाँ से उन्होंने फिक्र ली है? नहीं, वो फिर खाते होंगे जो उनको एग्जैक्ट जो है पता है। आप ये देखें, ये ले रहे हैं एडवांस इनकम टैक्स, इनको कैसे पता है, इनके पास कौन सा इल्म है कि भाई आया दुकानदार ने 60,000 रुपया उसकी इनकम इतनी होनी है कि जिसमें से इन्होंने 60,000 टैक्स ले लेना है। नहीं है, कुछ भी नहीं जी। सपोज जो है एक दुकान का किराया 20,000 है, 25,000 है, उससे वो 25,000 नहीं दिया जा रहा, तो वो 60,000 कैसे देगा? 60,000 कैसे देगा? अजमल बलोच साहब, मियां शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद साहब आपके साथ अजमल बलोच साहब भी हैं, प्लीज उन्हें भी जरा इंक्लूड करते हैं। आप फरमाइए कुछ। आज बड़ी कामयाब हड़ताल रही है और FBR की जानिब से एक दावा किया गया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताजर तैयार नहीं हैं। वो नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या राब्ता किया गया है FBR की जानिब से? जी अजमल बलोच साहब, आप ही फरमा दीजिए। जी FBR राब्ता कर रहा है। देखें, बात यह है कि ये जो वैल्यूएशन टेबल है, ये जब तक आप वापस नहीं लेंगे तब तक कोई बात नहीं चलेगी। ये किसी सूरत भी हमें काबिल कबूल नहीं है। दुकान की वैल्यूएशन पे टैक्स लगाना, ये कहाँ का कानून है भाई? इनकम टैक्स दुनिया में किसी मुल्क में वैल्यूएशन पे
टैक्स नहीं होगा। आपने इनकम पे लगा दिया है कि हर दुकान जो है उसका अगर साइज इतना होगा, उसकी कीमत इतनी होगी, यानी कीमत अगर एक दुकान की 5 करोड़, आजकल कौन सी दुकान है जिसकी करोड़ रुपए से कम है? अगर एक छोटी सी दुकान जिसकी करोड़ रुपए कीमत है उसका ये 10% आमदन तस्वर कर रहे हैं। ओ भाई, ये खुदा का आपको हदायत दे, ये क्या कर रहे हैं? 10% पे आप 35% टैक्स लेंगे, यानी 3.5 लाख रुपया वो टैक्स दे दे। ओ भाई, बात ये है, हमें ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बराए मेहरबानी इसको वापस ले लें। ये ताजर दोस्त स्कीम से आपने शुरू में हमें नहीं बताया, एंड पे आके बताया जी हमने वैल्यूएशन टेबल बनाया। हालांकि ये स्कीम ये थी कि आपने 1200 रुपए लेने और उस फाइलर, जो नॉन फाइलर ताजर है, उसको रजिस्टर्ड करना है। साल बाद वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा। हमने कहा जी ठीक है, कोई क्या ये हड़ताल जारी रहेगी कि आज ही हड़ताल थी बस? देखिए, आज के दिन हड़ताल थी। ये मैसेज था, बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान की तारीख में। ये वो हड़ताल थी कि हमें ताजरों ने कहा ये हड़ताल करें, नुमाइंदों को मजबूर किया, हर तरफ से आवाज आ रही थी। आज पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां दुकानें बंद ना पड़ी हों। ये नून लीग की आप बात कर रहे थे, ये नून लीग के सबसे ज्यादा ताजर नून लीग के थे। आज ख्वाजा आसिफ साहब को ये पता चल जाना चाहिए कि नून लीगी ताजरों का अदम एतमाद अपनी हुकूमत पे है कि ये दुकानें बंद करके अदम एतमाद किया है। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे मोहतरम हैं, वो दिफा के वजीर हैं। ये हमें बात करनी चाहिए, किसी वजीर खजाना को हमसे बात करनी चाहिए, वजीर तिजारत को हमसे बात करनी चाहिए कि उनका कहना कि ये इतने अरब टैक्स चोरी कर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 10-10 करोड़ की गाड़ियों पे सारे आप लोग फिरते हैं, ये जो आपने मौजें लगाई हुई हैं, हर चीज मुफ्त है आपको, घर मुफ्त है, जहाज मुफ्त है, गाड़ियां मुफ्त हैं, ये किधर से? ये हमारा ही टैक्स है ना। खुदा के लिए भाई, इस तरह हुकूमत थोड़ी चलेगी। अवाम मर रही है। एफबीआर से किस लेवल पर राब्ता हुआ और मुज़ाकरात अच्छा, क्या होने जा रहे हैं? क्या आप मुज़ाकरात के लिए वफूद जो है वो एक तबादला होगा अभी? देखिए, बात यह है कि हम फोन ही अटेंड नहीं कर सक रहे आज सारा दिन। इस वक्त इतनी मुश्किलात है। जाहिर है हम मीडिया से भी बात करें, पूरे मुल्क पे ताजरों के साथ बात करें, हम इनसे मीटिंग ज़रूर करेंगे, हम मुज़ाकरात ज़रूर करेंगे। पूरे पाकिस्तान के ताजरों नुमाइंदों को, चारों सूबों के जो हमारे ओहदेदार हैं उनको बुलाएंगे। अच्छा बलोच साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात की। अगर मैं बलोच साहब आपकी बात को मुजाहिद मसूद भट्ट साहब की तरफ लेके जाता हूँ, जो भट्ट साहब पता नहीं आप बलोच ये साहब ये कह रहे हैं 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ खुद ले रहे हैं। एक पता चलता है जी एक स्पीकर साहब को 10 करोड़ की गाड़ी मिलेगी, बिजली इनकी फ्री है। बात तो ये ठीक करते हैं। हम जो कंज्यूमर हैं, अब आप पे ये टैक्स लग जाएगा तो जाहिर आप भी पास ऑन करेंगे। पहले ही आपकी कंज्यूमर का बुरकस निकल चुका है, मार्केटें वीरान हो चुकी हैं। कल मैं इतने बड़े स्टोर में गया और मैं क्या वो इतने कोई सोग बनाया जा रहे हैं, खुदा की कसम भट्ट साहब। तो आप क्या समझते हैं? 70% खरीदो फरोख्त में 70% कमी आ चुकी है। 30% पे हम अपने अखराजात नहीं पूरे कर सक रहे। इनको टैक्स हम कहां से देंगे? इसी पे भट्ट साहब आपका टेक लेता हूं। जो खत्म बलोच साहब ने कहा है अपने तजर्बे, और आपका क्या तजर्बा है, वो कह रहे हैं और मैंने ये खुद देखा है कि जी नहीं नजर आ रहा मुझे बायर। उसमें देखें, ये जो आपने 10 करोड़ की गाड़ी की है ना, मैं ये थोड़ी सी की तस्हीह करूं। जो स्पीकर साहब को गाड़ी मिली है वो 18 करोड़ रुपए की समरी पास हुई है, उन्हें 18 करोड़ की गाड़ी मंगवा के दी गई है। आया पहले क्या वो साइकिल पे फिर कि जो उन्हें गाड़ी की ज़रूरत पड़ गई? आखिर वो जो है साहिब हैसियत हैं, अपनी उनके पास गाड़ी थी, स्पीकर बनने से पहले भी तो फिरते थे। अगर इन्होंने मुराद अपनी ख़त्म करें, हमें जो कह रहे हैं कि टैक्स लगा दें, इस टाइम हमें नहीं, ये पूरी कौम को जो है ना इन्होंने पहले एक बात, ये तो बिल्कुल आपकी बात जायज़ बात है कि ये इस मुल्क की इशराफिया जो है वो उन्होंने लूट मार का, वो अजमल बलोच साहब ने अभी जिक्र जो कर रहे थे, जो फ्रीक्वेंसी है लोगों जी बिल्कुल ऐसा ही है। अजमल बलोच साहब ने बिल्कुल उसकी बिल्कुल बताया। जो हालात है ना, अब यकीन जाने दुकानों के हालात, ये इन वज़रा को क्या बताऊं। मार्केटें वीरान पड़ी हैं, हर इंसान जो है परेशान है। कोई यानी आप ये मानते हैं कि गाहक नहीं आ रहा, गाहक नहीं आ रहा। हकीकत। और ये जो हड़ताल हुई है ना, इसमें यानी हमने अजमल बलोच साहब ने जो हड़ताल की कॉल दी उसकी तायद की कि जी इनका कॉज ठीक है। इस टाइम हम ग्रुप बंदी, इसका मतलब है इस वक्त कोई ग्रुप बंदी नहीं है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है। ये शामिल करता हूं हमारा जो शहर, सबसे बड़ा शहर कराची, जिससे हम प्यार भी बहुत करते हैं, जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ। कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
बड़ी हाई है इस वक्त जज्बात, और ये जो टैक्स लगाया गया है इसे इर्रेशनल कह रहे हैं। और ये मुझे ये भी बताइएगा कि कराची में इस वक्त क्या है, यहाँ पे मुझे मार्केट्स खासी वीरान पहले ही नज़र आ रही हैं। दोनों हवालों से आपका टेक जनाब जावेद कुरैशी साहब। भाई साहब शुक्रिया। आज पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक 77 साल तारीख पे कराची जिस तरीके से शटर डाउन हुआ है उसकी मिसाल इससे पहले नहीं। ये किसी सियासी जमात की काल पे नहीं हुआ, ये प्योरली एक ताजिर काज के लिए ताजरों की हड़ताल हुई है। और आपको मैं कराची की सूरत हाल बता दूं, इस वक्त कराची की गली कूचों में भी जो छोटी दुकानें भी खुलती थी वो भी टोटल बंद थी। लेकिन मुझे अफसोस होता है इन हुक्मरानों पर, इन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए लोगों पर टैक्स, आवाम पर टैक्स डाला जा रहा है। ताजिर बिरादरी इस वक्त इंतहाई परेशानी की हालत में है। हम कहां से टैक्स दे सकते हैं? मुझे ये कानून कहां का है? चीज मेरी, प्रॉपर्टी मेरी, उसका रेंट तयन कर IPR हमसे वो पैसे लेगा। तो ये वो झांसा था इस कौम को जो 4 महीने पहले ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से इन्होंने दिया और लोगों को कहा कि 1000-1200 रुपया आप पर टैक्स लगेगा। और अब 60-60 हजार रुपए के जो टैक्स के नोटिस आए, लोगों ने सर पकड़ लिया। इसके अंदर हमारे नाम नेहाद ताजिर जो इस स्कीम के अंदर जो शामिल थे, उन्होंने इस स्कीम में उन्होंने हुकूमत को फैसिलिटेट किया और आज उनको अपने घर के अंदर भी छुपने की जगह नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया इस स्कीम को हम नहीं मानते। IPPs के जो वायदे हुकूमत ने किए साहब, हुकूमत कहती है कि ताजर लाखों करोड़ों कमाते हैं, 60,000 देने में क्या हर्ज है? देखिए, जब जिस बंदे की इनकम ही नहीं है उसे हुकूमत को कैसे पता होगा कि 60,000 रुपया पर मंथ इनको देते हैं या सेमाई में देते हैं? ये प्योरली झूठ लोग बोलते हैं। इन्हें अंदाजा किस बात का है? इनके पास कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो इनको पता है कि ये दुकानदार इतने पैसे कमा रहा है? उनकी 4 दीवारों के अंदर वो बैठा है, उसकी दुकान में माल है ही ना है, कारोबार चले ना चले उनको पैसे आपने देने। और ये IPPs के जो माहिदे उनमें अक्सरियत हुक्मरानों की है प्रॉपर्टी जो। अच्छा बलोच साहब, मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूं। आपको याद होगा पिछली गवर्नमेंट में गालिबन इसहाक डार साहब ने कहा था जी हमारे पास डाटा मौजूद है, बाय ट्रैवल कौन करता है, बिजली का कितना किसी का, वो कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और स्ट्रेट अवे GST बढ़ा दिया। उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? और आप इतना बड़ा क्लाउट है, इतनी बड़ी तादाद है आपकी, इतनी माइट है आपकी, तो क्या आप फोर्स नहीं कर सकते कि भाई वो 24 लाख 50 लाख जो लोग हैं उनको नेट में लाएं? बलोच साहब देखें, बात यह है कि ये कहते हैं IMF ने हमारे साथ ये मुआहदा तब पैसे तब दिए हैं जब हमने उनकी ये बात मानी है। IMF की सरबराह ने अगले दिन बयान दिया है पाकिस्तान के हवाले से कि हम इनको कहते हैं बड़े लोगों पर टैक्स लगाएं, लेकिन ये गरीबों पर लगा देते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि गरीब पर आप टैक्स लगाएं। बात यह है, सीधी सी बात है, जब तक FBR में करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे ना, देखें 12 अफसर निकाले गए हैं, हमें नहीं बताया गया क्यों निकाले गए हैं। भाई वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट थी कि इतने अरब रुपया FBR से कुछ लोगों ने जाली रिफंड के नाम से निकाल लिए हैं। और भाई जब तक आप FBR को दुरुस्त नहीं करेंगे आपको टैक्स नहीं आएगा। दूसरी बात यह, इस वक्त आवाम में सकत नहीं है खरीदारी की, सिवाय किराना स्टोर पर या मेडिकल स्टोर के अलावा तो कहीं कस्टमर है नहीं। 30% लोग मुश्किल से, यकीन करें दुकानों के किराए इतने हैं, उस पर जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें, बिजली का बिल पर इतना जालिमाना आ रहा है। आपको क्या बताएं इस वक्त ताजिर कितनी मुश्किल में है। इनको चाहिए हमारे साथ बैठे, हम इनको अच्छा, CM साहबा ने भी दी है और PM साहब ने भी दी है। और सर क्या राय दी है? नवाज शरीफ साहब ने 14 रुपए रिलीफ दिया है, 1000 रुपये वज़ीर आज़म साहब ने बिजली के मीटर पे किराया लगा दिया है। ओ भाई मीटर तो हम खरीद के लाते हैं, आपने किराया किस चक्कर में लगा दिया? नहीं बलोच साहब, एक और बात नहीं आती कि हर मैं आप चूंकि देखें आप लोग में बट साहब मुझे आप ये बात बताएं, किसी ने नहीं पूछा कि पिछले साल $11 बिलियन की प्रॉपर्टी दुबई में किसने खरीदी? $11 बिलियन। ये सबको पता है, इसमें ढिकी छुपी बात कोई नहीं है। लोगों ने तो वहाँ प्रॉपर्टीज़ के आगे खड़े होकर अपनी जो है वीडियोस बनाते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है किसकी है, किन शख्सियात की है। ये जो बातें करते हैं, ताजरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, IMF ये क्यों नहीं कहता कि भाई ये जो इनकी मराहत हैं ये ख़त्म की जाएँ? आप AC/DC को देख लें, 2-2 2.5 करोड़ की गाड़ी है, और भाई उन्हें देनी है, उन्हें आल्टो दो कि ताकि वो जो है कि मुल्क का बोझ कम हो।
यानी ये नहीं, बट नहीं एक है। और बात बताएं, देखें मैं जावेद कुरैशी साहब, मैं खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर ये इम्पोज भी होता है तो आपको अपने बिजनेस को सस्टेनेबल रखने के लिए, बिजनेस में खुद रहने के लिए, जाहिर है ये भी आपको पास ऑन तो एंड कंज्यूमर पे करना पड़ेगा। अगर करना पड़ेगा तो डू यू एग्री जावेद कुरैशी साहब? बिल्कुल बिल्कुल काजी साहब, आपने सही बात कही। ये पैसा निकलेगा ही कस्टमर से, ताजिर अपने खर्च से नहीं देगा। जो चीज पे जब प्रॉफिट नहीं होगा तो सेल कैसे करेगा? वो पैसा उसी के ऊपर, जो चीज वो कस्टमर परचेज करेगा उसी के ऊपर आएगा। तो महंगाई का एक मजीद बड़ा सैलाब आएगा इस मुल्क के अंदर। इस वक्त आप ये देखें, हुक्मरानों को किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। ये अपने इख्तिदार को बचाने के लिए बैठे हुए हैं, अवाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अवाम के साथ और ताजिर बरादरी के साथ जो जुल्म किया है, और ये हमेशा नवाज शरीफ की जब हुकूमत आती थी तो ये कहती थी कि यार ये ताजिरों की बड़ी खैर ख्वाह है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया इनसे बड़ा ताजिरों का कोई दुश्मन नहीं है। अभी भी इन्होंने होश ना संभाला, होश ना इनको आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं इनका बहुत बुरा हाल होगा। जावेद कुरैशी साहब, जनाब नहीं जा पाए। मुजाहिद मसूद साहब, अजमल बलोच साहब, हमारा मतलब ची पे तनकीद या तनकीस करना नहीं है। ये बात जो स्ट्राइकिंग है कि बहरहाल ये बोझ तो गरीब आदमी पे जाएगा, इस पे रोकें, इसको रोकें और कोई और उनको टैक्स लगाएं जिनके पास लंबे माल हैं और 11-12, 16-16 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी की शॉपिंग करते हैं दुबई और बाहर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, दीगर बड़े अहम इशू हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सियासतदान है, साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप यकीनन बड़ा हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि वतन अज़ीज़ में कम अज़ कम आप इस ऐद में भी उम्मीद जो है वो मरने नहीं देते। हुज़ूर, आपने एक ख़बर दी थी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जो है वो यानी आज़म वतन अज़ीज़ तो नहीं कहना चाहिए, वतन अज़ीज़ से उधर जा रहे हैं, यानी लंदन जा रहे हैं, और ये अब फिर खबरें आ रही हैं। तो इस खबरों में यानी आपने ये खबर ब्रेक की थी, यानी साफ़ियों का काम भी आपने शुरू कर दिया, हमारा काम भी। तो ये बताइए कि वो जा रहे हैं तो इसमें जाने के पीछे क्या है, व्हाट इज़ द मेथड इन दिस मैडनेस, जो शेक्सपियर ने कहा था। क्या कोई इधर कोई हालात दगरगू हैं मियाँ दुरानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मैंने तो वैसे घरेलू सी बात की थी कि मियाँ साहब जाना चाह रहे हैं, बच्चे नहीं चाहते कि वो जाएं। तो मैंने तो ये एक खबर देने की मैं जिसारत कर सकता हूँ आपकी मौजूदगी में। तो वो तो मैंने एक बात की थी, तो वो बस वो खबर बन गई बात जो थी। अलबत्ता बहरहाल मियाँ साहब को यहाँ बुला के मतलब इश्तिहार दे के फिर उनको मतलब पाकिस्तान को नवाज दोस्त से लेके वजीर आजम नवाज शरीफ तक, उसके बाद फिर पता ही नहीं चला कि वजीर आजम वो ना बने और वजारत उसमें भी घर में ही रह गई। मतलब ये भी नहीं कि कोई और ले उड़ाओ, घर में ही उड़ गई। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है दिल शिकनी तो होती है बड़ों की ना। तो मियाँ साहब उस सारे सेटअप के बड़े हैं, तो मेरा ख्याल है यकीनी तौर पे वो इस मामले में मतलब दिल शिकस्ता तो होंगे। जब इंसान दिल शिकस्ता होता है तो फिर उस तरफ आज़म सफर होना चाहता है जहां सुकून हो। तो मेरा ख्याल है लंदन में सुकून उन्हें ज्यादा महसूस हो रहा होगा। यहाँ तो वैसे ही उन्हें मरी में जाके बिठा दिया है। वो बेचारे मीटिंग भी बुलाते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, और मतलब ये है कि वो खास काम भी नहीं है करने को। तो वो अब ऐसी सूरत में कोई हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं सर कोई क्या ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, या मियाँ साहब जो हैं वो इलाज की गर्ज से जा रहे हैं या आराम करने जा रहे हैं, या कोई ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि वो वक्त से पहले जो है वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि जी हालात तो 8 फरवरी को ही ऐसे पैदा हो गए थे कि वो शायद जाना ही चाह रहे हैं उसके फौरन बाद ना। लेकिन ये है कि चूंकि उनको फिर भी रोके रखा गया, इसरार किया गया कि आप यहाँ रहें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जितना जितना वक्त गुजर रहा है वो मतलब यहाँ पे हालात कोई साजगार होने के बजाय
मतलब उनके लिए बदमज़गी का एक माहौल उन्हें लग रहा होगा, मेरा ख्याल है, और वो एक बहुत ही अपने आप को एक उज़्व मुअत्तल भी तो महसूस सर कर रहे होंगे। सिर्फ माहौल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बन रहा है या तमाम शरीफ खानदान के लिए कि वो भी बाहर शिफ्ट हो जाएं? सर मेरा तो इसके बारे में आप बिल्कुल, मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि नवाज फैमिली और जरदारी फैमिली दोनों के लिए पाकिस्तान के हालात मुझे कतन साजगार नहीं लग रहे, और ये इलेक्शन ने तो इस चीज पे मोहर सख्त कर दी है कि इनका मुस्तकबिल अब पाकिस्तान में नहीं है। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो इन्होंने माजी में अरूज तो कभी देखा ही नहीं, कंट्रोल देखा है, वो कंट्रोल जो था इनका वो अब खत्म हो गया है। और अब उस कंट्रोल के खत्म होने के बाद अब इस वक्त ये एक जबरदस्ती के कब्जा ग्रुप की तरह जो है इक्तदार और इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, और इनके आगे पीछे जो इनके हवारी फिर रहे हैं उन्हें भी पता है कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जो आंखें होती हैं हवारियों की और साथ चलने वालों की, वो भी चुगली खा रही होती हैं कि यार ये हमें किस नजर से देख रहे हैं, हम हैं तो हुक्मरान लेकिन लगता है ऐसे है कि हम कोई, मतलब ये हमारी हुक्मरानी को हमारे आसपास वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अच्छा मतलब दुरानी साहब, एक और एंगल से मैं बात पूछना चाहता हूँ। एक तरफ तो वो उनके भाई बाहर जा रहे हैं, मगर मेरा एक सवाल और भी है आपसे। ये बताएं कि इधर पूरी की पूरी कोशिश हो रही है कि मतलब है वो जिसे हम सादा बंदा थेरी कहते हैं, हालांकि ये बड़ी फजूल बात है, कोई सादा बंदा नहीं होता, बंदे अपने अपने होते हैं। अब ये जो है जी सुप्रीम कोर्ट में 23 बंदे कर दो, वहाँ पे एक बिल लेके आ जाओ, तो ये क्या है? मुझे ये डाइंग किक्स लगती हैं आपको? वो जी ये तो बिल्कुल डाइंग केस का लफ्ज ही आपने इस्तेमाल कर दिया, बस सारी कहानी को आपने क्लोज कर दिया। मतलब बात इसमें असल में ये है सर कि जब आप ये बात इलेक्शन के दिन से हम तो कह रहे हैं और आप भी इसके विटनेस हैं कि जब अवाम का हमायत खो देता है कोई हुकूमत, तो फिर कोई उसका नहीं रहता। आप ना अदलिया रहती है, ना इदारे रहते हैं, ना अपने मुलाजमीन रहते हैं, ना अपने वर्कर रहते हैं। अभी नून के वर्कर्स में चले जाए, वहां पे 80% लोग जो है वो खुद अपनी पार्टी के साथ नहीं। माल रोड पे चले जाए, मरी में, वो मरी जो कि मियां साहब की पसंदीदा जगह है, 14 अगस्त को पूरा माल रोड जो है वो किसी और पार्टी के नारे लगा रहा था। जहां पर भी एग्जिबिट होता है, और ये हालत आ गई है कि 4 गाड़ियां खड़ी करके 4 लोगों को ऑटोग्राफ देते हुए जो है एक टिकटॉक बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसके अंदर तिनके का सहारा अब आप ढूंढना चाहें तो वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन तिनका जो है वो क्या सहारा दे सकेगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि दे सकेगा। दुरानी साहब, जो तिनके की आपने बात की है, तिनका तो वो हल्के नजर आ रहे हैं जो हल्के खुलने वाले हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हल्के खुलने वाले हैं, और मियां साहब का भी हल्का है, सीएम साहबा का भी हल्का है, और इनके अलावा दीगर हल्के जो हैं वो खुलने वाले हैं। तो क्या यही तो तैयारी नहीं है कि हल्का खुला तो फिर नताइज उल्टे ना निकल आए और बाहर चले जाएं उससे पहले, और वहां जाके इस्तीफा वगैरह भेज दिया जाए? कोई ऐसा है कुछ? सर मैं तो काई साहब की खिदमत में इस प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूं कि ये हुकूमत जो है इसका मेल्ट डाउन हो रहा है, और अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो बहुत थोड़े अरसे में ये हुकूमत असेंबली के अंदर ही पिघल जाएगी। अक्सरियत जो है 47 से 45 की तरफ आ जाएगी, और ये हकीकतें जो हैं ये अदालतों का रास्ता रोकने और अदालतों को अमेंडमेंट के जरिए, ये जो जितने टोपी ड्रामे हैं वो टोपी ड्रामे सारे उल्टे होके पड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अब समझता तो कोई है नहीं पाकिस्तान, हमारी तारीख के अंदर मुझे नहीं लगा कि कोई इक़्तिदार में आखिरी दिन तक भी कोई समझ पाया हो कि ये इक़्तिदार जा रहा है। आखिरी दिन फिर हेलीकॉप्टर ही लेके जाता है, हमें तो नहीं समझ आती, हमने तो इक़्तिदार में रहते हुए भी देखा है और बाहर से भी देखा है। तो लिहाजा इस वक्त जो है कहानी तो हो गई है खत्म, और वो 8 को ही खत्म हो गई थी। मैं तो बल्कि 12 कह चुका हूं कि पाकिस्तान का बांग्लादेश जो है वो 8 फरवरी को हो गया था। अवाम ने वोट के जरिए
अपने आप को बगैर निशान के, बगैर किसी चीज के इस तरह असर्ट किया कि हुक्मरानों को जो है वो मुकम्मल तौर पर पैगाम दे दिया कि आप हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। सर देखें, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वहां तो हेलीकॉप्टर उड़ा और वहां से जो बरसरे इक़्तिदार थे वो कहीं चले गए, यहाँ तो मौजूद हैं। देखें जी, यहाँ तो मौजूद है ना, लेकिन वो बिल्कुल परों के बगैर मौजूद है। ठीक है ना जी, मतलब ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस ने इनका सब कुछ इनसे छीन लिया। वहां तो अवाम ने आके छीना, यहाँ तो इलेक्शनों ने छीन लिया। वो तो इलेक्शनों को तो वो धांधी धुंधली करके उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, ये तो इलेक्शन को भी कंट्रोल नहीं कर सके। फिर 47 के जरिए इन्होंने कंट्रोल की कोशिश की, 45 इनके ऊपर नंगी तलवार की तरह लटक रहा है। तो जिस घड़ी भी वो तलवार इनके ऊपर गिरेगी उस वक्त इनका हुकूमत की रस्सी कट जाएगी, और वो इन्हें पता है कि ये ऐसा ही होगा। अब इस सूरत हाल में जो लेकिन बड़ा नुकसान जो ये सब इस वक्त हो रहा है वो ये है कि मुल्क का नुकसान जो है वो इतना ज्यादा हो रहा है, आवाम का नुकसान इतना ज्यादा हो रहा है, और हम फिर भी जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारा कोई अपना, जिसको हम अपना बना लेंगे किसी अमेंडमेंट के जरिए, या जिसको हम अपना बना लेंगे किसी और तरीके से, वो हमें आके बचा लेगा। वो इन्हें अब ये पता होगा। सर आपकी कोशिशें कहां तक पहुंची हैं, वो इत्तेहाद कहां तक पहुंचा है? सर कोई पेशरफ्त है? जो इत्तेहाद आप बनाने चले थे अपोजिशन का, उसमें कोई पेशरफ्त बताइए सर। मुलाकातें हो रही हैं मौलाना की सदर आसिफ अली जरदारी से, चांदी की बंदूक दी जा रही है तोहफे में, कोई आपकी तरफ कोई पेशरफ्त है सर? मेरा तो ख्याल था कि जरदारी साहब AK-47 लेके आएंगे, शायद उससे फार्म 47 को उड़ा दे, लेकिन वो तो मेरा ख्याल है कोई वो पुरानी सी बंदूक ले आए। तो अब जो सूरत हाल है जनाब ये है कि ये जो देखिए, हम तो साइबर वॉरफेयर कर रहे हैं, ठीक है ना जी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं। अवाम जो है वो इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है। तमाम अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अवाम के साथ अलायंस कर ले। मुझे अपोजिशन के लीडरों ने कहा कि हमारे लिए हुकूमत कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हुकूमत की तरफ हम हाथ भी बढ़ाएंगे तो हमारा हाथ भी स्याह हो जाएगा और अवाम की नजरों में हमारा चेहरा भी स्याह हो जाएगा। लिहाजा इस वक्त हुकूमत किसी भी अपोजिशन में बैठे हुए फर्द को कुछ नहीं दे सकती। लिहाजा जो कट हुआ था उसमें जो लोग भी इकट्ठे हुए, तमाम क़यादत अपने अपने शौक से इकट्ठी हुई और उन्होंने इकट्ठे बैठ के अच्छी बातें की। उसके बाद हुकूमत को उस वक्त पता चला जब वो मीटिंग भी हो गई भी थी। फिर इन्होंने जनाब अपने घोड़े दौड़ाए और जरदारी साहब बंदूक लेके पहुंच गए, कहीं और से खाना आ गया, कहीं और से कुछ और आ गया। तो ये अच्छा है, इज्जत मिल रही है अपोजिशन को। जितनी अपोजिशन जो है वो आवाम के साथ अपना एकता शो करेगी, उतनी ज्यादा हुकूमत जो है उनके सामने झुकने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि हुकूमत को लीडरों के सामने झुकने के बजाय अवाम के सामने झुकना चाहिए, और अगर अवाम के सामने वो झुक जाएंगे तो उनकी इज्जत भी बच जाएगी और मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। इस वक्त मुल्क जो है वो एक नाजायज और एक गैर मुंतखब, एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होने की वजह से उसके तमाम इदारे कोलैप्स करते जा रहे हैं, सिक्योरिटी कोलैप्स कर रही है हमारा। अच्छा जनाब दुरानी साहब ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं जी कि मैं एक प्रोग्राम में उन्होंने कल कहा कि जी बहुत राब्ते बड़े आला सतह से हमारे पर राब्ते तो खैर ज़ाहिर होंगे हुए कि CM में बहुत अहम सूबे के सारे सूबे ही हैं मैं खैर, लेकिन ये कि ये राब्तों की क्या बात है, और क्या आप समझते हैं कि जो एक ख़ास तौर पर इकनॉमिक जो सिचुएशन जो इंतहाई बदतरीन हालात से हम गुजर रहे हैं, तो क्या कोई सोचों में तब्दीली आ रही है कि भाई कुछ रुख बदला जाए, कुछ ये थोड़ा बहुत सफाई हो, इस तरह की कोई सोच प्रिवेल करती है टॉप पे? देखें काई साहब, जहां तक सवाल है ना, मतलब आपको पता है कि हमारे दोस्त ममालिक क्या कह रहे हैं, तमाम दोस्त ममालिक, IMF क्या कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है, और दीगर ममालिक जो है वो हमें क्या कह रहे हैं, अमेरिका का कांग्रेस क्या कह रहा है। मतलब ये है कि पूरी दुनिया की तरफ से इतने लाउड एंड क्लियर मैसेजेस हमें मिल रहे हैं कि आप अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को स्टेबलाइज करें, जिसका इसके अलावा कोई मतलब नहीं है कि आप फॉर्म 47 से 45 पे आ जाए।
हुकूमत जो इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमत है वो थोड़ा सा पीछे हटके अवाम के नुमाइंदों को जगह दे ताकि वो मुल्क को लेके आगे बढ़ सके, लेकिन ये इसके लिए तैयार नहीं रही। और मईशत का जो चैलेंज है इस वक्त वो हमारे लिए इतना बड़ा बन गया है कि उसको ये अहलियत नहीं रखते। इस आपका फॉरेन ऑफिस पैरालाइज्ड है, आपका पूरे का पूरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो कि सिविलियन सिक्योरिटी सिस्टम है, वो सारे का सारा जाके जो है वो फौज के कंधों पे रख दिया गया और वो सारा इस बर्डन को उठा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में हुकूमत इज गुड फॉर नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें से निकलने का रास्ता तो कैसा वही दुरानी साहब आपने बड़ी खबर दी है माशाल्लाह। देखें, आप कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक की जानिब से भी आवाज़ आ रही है। दोस्त ममालिक क्या चाहते हैं कि फार्म 45 वाले लोग बहाल हों, कौन आए, क्या कैसे स्टेबिलिटी आएगी, और वो चाहते हैं क्या कि वो जो 8 फरवरी को जो जीते थे रियल वो आ जाएं? देखिए जी, उनकी तरफ से तो एक ही बात आ रही है कि जी आप पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन करें, उसके बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं आएगी। मतलब आप जिनसे पैसा मांगने जा रहे हैं अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, वो आपको कह रहे हैं आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। मतलब यह है कि आप पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करें। चाइना के जब वजीर यहाँ आए उन्होंने सारी पार्टियों को बिठा के ये बात कही, कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। वजीर आजम साहब वहां गए, उन्हें ये बात बहुत क्लैरिटी से बताई गई, वो कहते नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही। अब अगर दोस्तों की आवाज भी आप सुनने से इनकार कर दें, अवाम की आवाज भी आप सुनने से इनकार कर दें, दुकानें बंद हो जाएं ताजरों की, उसको भी आप देखने से इनकार कर दें, तो उसके बाद कौन आपको समझाएगा? ये खबर तो अब अलम नशरा है, हर एक के साथ है। अब ऐसी ये जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें मैं समझता हूं कि पूरा निजाम जो है पाकिस्तान का, वो इस वक्त इस हुकूमत को उगलने की कोशिश कर रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि जी इंडाइजेशन हो गई है इस हुकूमत की वजह से। और सर देखिए, अगर दोस्त ममालिक के सिचुएशन में साथ नहीं देते, अगर दोस्त ममालिक सारे इस हालात में साथ नहीं देते, तो आगे क्या आपको मंजर नजर आ रहा है मईशत का और गवर्नेंस का और हुकूमत का? अगले आने वाले दिन तो बहुत खौफनाक और तशवीशनाक नजर आ रहे हैं। फिर देखिए सर, मुझे तो ये बहुत शिद्दत से महसूस हो रहा है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जितना जितना मौसम ठंडा हो रहा है, हुकूमत के लिए कुर्सी और जमीन उतनी गर्म हो रही है, इनके पांव जल रानी साहब, इट इज़ मैं यूँ आपके बहुत ही शुक्रिया रानी साहब, हमें वक्त देते हैं। हम जो भी कह रहे हैं अल्लाह करे वो बेहतर हो, हम इसमें हमारी कोई ख्वाहिशें शामिल नहीं है। मगर हम अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो सबसे गर्म इशू है हमारा, वो हमारी मईशत का मामला है, उस पर बात करेंगे। रोल हो रहे नहीं हो रहे, और फिर ये जो IPPs का मामला है जिसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है वतन अज़ीज़ के इन तमाम ताकतवर सियासतदानों ने, क्या या ये बचेंगे या ये मईशत बचेगी, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और माशी अमूर पर निगाह भी रखते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, जनाब महताब हैदर साहब। थैंक यू वेरी मच महताब हैदर साहब आपके वक्त के लिए। हजूर ये फरमाइए, एक तो अभी जो आज खबर आई है कि रोल ओवर का तो हमें अभी तक तो इनकार है, चाहे चाइना हो और चाहे बिरादर इस्लामी मुल्क हों, तो इस क्या सूरत हाल बन रही है? आप सुना है सिर्फ रिकोडिक पर उम्मीदें हैं, वो भी अगर सऊदी अरब से डील हो जाए तो व्हाट इज़ दी लेटेस्ट। और फिर मैं बाद में आपसे बात करता हूँ ये जो ताजर बायर सरापा एहतजाज है। जनाब महताब हैदर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पे ये जो रोल ओवर का इशू है, ये कोई $12 बिलियन के टोटल रोल ओवर्स हैं, जिसमें से $5 बिलियन जो है वो चाइना का है, $4 बिलियन जो है वो सऊदी अरब का है, और $3 बिलियन जो है वो UAE का है। देखिए, कल इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने अपना डेटा रिलीज़ किया। उस डेटा के अंदर जो चीज़ उससे बिल्कुल अजां होती है वो ये है कि जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो $9 बिलियन के हैं, जिसमें $5 बिलियन जो हैं वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के हैं, और $4 बिलियन जो हैं वो चाइना के हैं। अभी तक उनकी कंफर्मेशन जो है वो नहीं हुई।
लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, और मैं यानी अथेंटिक जो हुकूमत के ज़राए हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, और वो ये है कि ये प्रोसेस है, ये हो जाएगा, लेकिन कब होगा अभी तक नहीं हुआ। तो जब अभी तक नहीं हुआ तो इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। ये जो रेकॉर्डिंग की आपने बात की है वो रिलेटेड है इंक्रीमेंटल के हवाले से, यानी पाकिस्तान की पिछले साल जुलाई में कुछ $2.9 बिलियन के जो है लोन्स हमने लिए थे, उनमें से $2 बिलियन सऊदी अरब ने दिए थे और $500 बिलियन PAF का एक एयरफोर्स का हमने प्रोक्योर किए थे, कुछ एरोप्लेन्स, तो $500 बिलियन उसके थे। अगर उसको निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान के जो इनफ्लोज हैं वो अभी तक मौजूद हैं। अभी इस साल हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब से हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें इजाफा करके दिया जाए, वो एक इशू है। मेहताब साहब, आपने अभी फरमाया है कि हुकूमत भी पुरुमीद है कि रोल ओवर हो जाएंगे कर्जे, मैं भी पुरुमीद हूँ, आप भी पुरुमीद हैं। सितंबर अगर गुजर जाता है और सितंबर में ये मंजूरी नहीं होती एग्जेक्टिव बोर्ड की, अक्टूबर भी गुजर जाएगा, ये खुदा न खास्ता अगर ये नहीं होता मामला, वो रोल ओवर नहीं होते, तो आप क्या मंजर देख रहे हैं आगे मईशत का? सर देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पास इस टाइम IMF के अलावा ऑप्शन नहीं है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये रोल ओवर्स भी टाइम पर हों, और जो IMF की इंक्रीमेंटल की रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी वो इजाफा भी चाहते हैं, को $2 बिलियन के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप जो वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो भी हम हल करें। चूँकि उसकी वजह ये है, मैं वजह आपको बताता हूँ मैं क्यों ये कह रहा हूँ। पाकिस्तान को इस साल की $26.2 बिलियन की डेट की रीपेमेंट्स करनी है, जिसमें से $12 बिलियन हमारे ये रोल ओवर्स हैं, $4 बिलियन जो है वो कमर्शियल फाइनेंसिंग है। कमर्शियल फाइनेंसिंग ये चाइनीज़ बैंक्स की है, चाइनीज़ बैंक्स हम वापस करेंगे तो उसके बाद वो दोबारा से हमारे लिए प्रोविजनिंग करेंगे उसकी। बाकी कोई $10 बिलियन से ज़्यादा मल्टीलैटरल्स से हमने लेने हैं, जिसमें बॉन्ड भी हम लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये लेकिन सर हमने पूरा जोर अभी तक तो लगा लिया है, अभी तक तो कामयाबी नहीं हो रही। खुदा न खास्ता अगर कामयाबी नहीं होती तो फिर क्या होगा? देखें, उस सूरत में एक मुश्किल सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो सकती है। अभी तक हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल है, फिर नहीं कहा जा सकता कि एक्सचेंज रेट कितना स्टेबल रहेगा। अभी हम इंपोर्ट्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा तो इंपोर्ट्स नहीं हो रही, लेकिन इंपोर्ट्स जारी हैं। $3 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट्स पर मंथ की हैं, तो इंपोर्ट्स के ऊपर दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। और इकॉनमी जो पिछले साल आपने देखा कि एक चोक इकॉनमी थी, दोबारा से उसकी तरफ जो है वो हमें बढ़ना पड़ेगा। अच्छा महताब साहब, एक और बात बताइए, के बगैर मैं एक सवाल आपसे, रास्ता नहीं है। एक सवाल, टोटल रिलायंस हमारी या रोल ओवर पे या कर्जे पे है, एम आई राइट? बिल्कुल इसके ऊपर है जी। उसकी वजह ये है कि हम नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज जो हैं वो पैदा करने की सलाहियत नहीं रही पाकिस्तान की इकॉनमी। वो कैसे हो सकते हैं? देखिए, उसके 3 ज़राए हैं। एक तो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, दूसरा ये है कि हम अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाएं बहुत ज़्यादा, और तीसरा ये है कि हम FDI लेकर आएं। लेकिन FDI भी वहाँ पे आती है जहाँ पे अगर वो डॉलर्स में ला रहे हैं तो डॉलर्स में लेके जाने की भी उनके पास सहूलत मुयस्सर हो। रेकोडेक में और बहुत सारे मामलात भी हैं। अच्छा, तो एक मामला ये भी है भाई, कि अभी चूंकि मेरे पास 2 मिनट में आपसे मैक्सिमम इस्तेफादा करना चाहता हूं। कल जो हमारे सेक्रेटरी थे वो भाग गए, उन्होंने कहा जी हम IPPs के मुआहदे बिल्कुल आपसे नहीं खोलेंगे। माई 1 क्वेश्चन। सेकंड, ये जो सिचुएशन है, इज दिस इवन इफ वी गेट दिस, वी गेट ऑल द रोल ओवर्स दैट वी नीड दिस ईयर, ये सस्टेनेबल पॉलिसी है? 2 सवाल मेरे महताब साहब। देखें, ये जो IPPs का इशू है, ये तो पाकिस्तान की, मैं समझता हूं कि सर्वाइवल का इशू है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप ये देखें, इस साल जो हमने उनकी रीपेमेंट्स करनी है वो कुछ 2700 अरब रुपए की हैं। ये पाकिस्तान के डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। पावर सेक्टर के लॉसेज जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज़्यादा है। ये सस्टेनेबल नहीं है। हमें
ये एक बाल्टी है, उसके अंदर नीचे से छेद है, जितना पानी डालते जाए वो नीचे से गिरता जाएगा। ये पावर सेक्टर को तो पूरे के पूरे सेक्टर की ओवरऑलिंग करने की जरूरत है। और दूसरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये रोल ओवर्स और ये फॉरेन लोन्स के अलावा हमारे पास हल नहीं है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग मेहताब साहब, इसका मतलब ये समझा जाए कि अगले 2 साल बहुत मुश्किल है, बनाएं, उस पर अमल करें। अगले साल बहुत मुश्किल है सर, 2 साल अगर ये समझा जाए तो फिर मैं ये समझता हूं जी, IMF के ये 3 साल बड़े मुश्किल है, चूंकि उसकी वजह ये है, खासकर ये साल सबसे ज्यादा मुश्किल है। अगला साल अगर हम ठीक तरह से काम करें तो थोड़ा कम मुश्किल होगा, लेकिन अभी देखें ना, मैं अभी की आपको मिसाल देता हूं। अभी हमने FBR का एक पहाड़ जैसा टारगेट जो है वो IMF के साथ एग्री किया है। आज ट्रेडर्स की शटर डाउन स्ट्राइक्स भी आप देख लें। मैं आपके प्रोग्राम में ये बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगस्त और सितंबर में FBR का शॉर्टफॉल आ रहा है। अगस्त में अभी आप देखिएगा 3 दिन बाद FBR के प्रोविजनल फिगर आ जाएंगे, शॉर्टफॉल होगा। तो अगर पहले क्वार्टर में IMF ने राइटिंग में दिया हुआ है हमारा शॉर्टफॉल 60 अरब रुपए से ज्यादा का हुआ, जो कि टारगेट है 2562 अरब रुपए, 2652 अरब रुपए, सॉरी, अगर 60 अरब रुपए से ज्यादा का शॉर्टफॉल हुआ तो IMF एडिशनल टैक्सेस का मुतालबा कर सकता है। मुश्किल तो मेहताब साहब देखें, कर्जे रोल ओवर नहीं हो रहे, उधर से 2700 अरब रुपए की पेमेंट देनी है IPPs की, ये तो मामला बड़ा खराब सा नजर आ रहा है। कहां से पैसे लाएंगे, कहां से मुल्क चलेगा? देखें, वो जो 2700 अरब रुपए की रीपेमेंट है वो तो मेरी और आपकी जेब से निकालने हैं, वो तो आपके पावर टैरिफ के अंदर इनकॉर्पोरेट है, वो तो वहां से निकल आएगा। आप देख लें बिजली के बिल जो है वो लोग किस मुश्किल से दे रहे हैं, वो लोगों से जाके पूछे। अच्छा, महताब साहब एक और सवाल, मुझे एक बात जरूर करने दें IPP पे। जी बात करें। IPP का इश्यू है, मैं मानता हूं बड़ा मुश्किल है, बैरूनी मुआहदे हैं, अगर गुस्ताखी ना हो तो प्राइम मिनिस्टर के फर्जंद का भी एक IPP है, छोटा सा है, उसके लिए तो किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उसी को कम से कम पैक कर ले और कहे मैं उसकी जो कैपेसिटी रीपेमेंट से चाहे पीनट से सिंबॉलिकली तो कह सकते हैं ना। मेहताब साहब, एक नहीं कई हैं, उनके फर्जंद जो है 2 फर्जंद उनके हैं, बाकी जो वहां पार्लियामेंट्स में बैठे हैं उनके भी हैं, बहुत सबसे बड़े ओहदे में जो बैठे हैं उनके भी हैं। लेकिन नहीं, ये एक मैं अब्बासी अपना मेहताब हैदर साहब, मैं सिंबॉलिकली बात कर रहा था सर, अपने से आगाज करें ना। नहीं, मैं वैसे तो ऐसी 80% हमें बताया गया है कि यहाँ लोकल इन्वेस्टर हैं और सारे मुआहदे पहले दिन से ब्रीच हो चुके हैं। अगर ये खुलें तो इनको हथकड़ियाँ लग जाएं और इन्हें घसीट के वहाँ बिठाना चाहिए जहाँ मुश्तबों को बिठाते हैं। मगर यूं लगता है कि हमारे जो वजीर मौसूफ हैं वो इनके PRO हैं, मेरे नुमाइंदे नहीं हैं। ये क्या हम नहीं हाथ लगा सकते, हम इनको आमादा करेंगे कि आज छोटा डाका मारें, ये क्या बात है महताब हैदर साहब, व्हेन द कंट्री इज खुदा न खास्ता सिंकिंग। देखें, बुनियादी तौर पे सर इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, एक एक चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है और उसके बाद इस पे जो है वो बात करने की ज़रूरत है। मैं तो सिंबॉलिकली सिर्फ इस वजह से बात कर रहा था कि देखें, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, ये जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, कम से कम इन्हें ये तो चाहिए कि हाई मॉरल पेडेस्टल पे आप ये कहें कि पाकिस्तान के अवाम इस टाइम बड़ी मुश्किल के अंदर है, हम बाकियों के साथ तो चले बातचीत करेंगे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है या लोकल एग्रीमेंट्स है, इन्वेस्टर्स को जो है वो नहीं करना चाहते आप, कम से कम आप अपने आप से आगाज कर दें, आगाज करें ताकि बाकी चीजें भी इंप्लीमेंट करने में आपको। मगर मेरी महताब भाई, मेरी राय पता क्या है, ये है कि आपकी नीयत ही नहीं है कि आप इंप्लीमेंट। मैं आपको खुल के बात बता दूं, मैंने इस पे जितना काम किया है और जितने बड़े पावर सेक्टर के लोगों से मिला हूं, इंजीनियर से, ये मुआहदे खुल गए और यहाँ रूल ऑफ लॉ हुआ तो ये सारे अंदर हो जाएंगे। 93 वाले, 2002 वाले और 2015 वाले, ये सारे के सारे अंदर होंगे, हर किसी की कबर्ड में स्केलेटन पड़ा हुआ है। डू यू एग्री? सर बिल्कुल ठीक है ना, 100 से ज्यादा लोगों को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और पाकिस्तान के अवाम को आप कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। क्यों? आप ये जो 100 से ऊपर लोग हैं जिनकी IPPs हैं, उनके मुआहिदों को क्यों नहीं खोलते, उनकी क्यों स्क्रूटनी नहीं करते? मैं मुआहिदों की सेंटिटी का कायल हूं, लेकिन आप मुझे ये बताएं
जो 1994-95 के तहत जो लगे हैं पावर प्लांट्स IPPs और वो ऑब्सलीट हो चुके हैं, उनको कायम रखने का क्या जवाज़ है? उनको तो कायम रखने का कोई जवाज़ नहीं है। जो ऑब्सलीट हैं, जो यानी फर्नेस ऑयल के गैजलर्स जिनको कहा जाता है, यानी वो मशीनें जो है वो फर्नेस ऑयल को पीती हैं, उनको कायम रखने का क्या जवाज़ है? और वो बिजली पैदा भी नहीं कर रही और पैसे ले रही हैं। देखिए, कोई जस्टिफिकेशन तो किसी चीज़ की होनी चाहिए ना, इकोनॉमिक रैशनल तो उसका होना चाहिए। बाकी आप बिल्कुल जो सेंटिटी एग्रीमेंट्स की उनको भी रखें, लेकिन मैं आपको बताऊं 25 से 30 कम से कम IPPs ऐसी हैं जिनको फौरी तौर पे बंद हो जाना चाहिए। मेहताब हैदर साहब, इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो। आदमी जो है वो दुख दर्द से बात करता है, जो इस मुल्क से प्यार करता है, मगर क्या करें कि ये सियासत और दुकानदारी का जो मेल हुआ है और जिस तरह दुकानदारी ने सियासत को रिप्लेस कर दिया है, वही हमारा अजाब है। और हमें इस दुकानदारी को उठा के तारीख़ के कूड़ेदान में फेंकना है और फेंक के ये मुल्क इंशाल्लाह जिस तरह कहा था कि नस्लों की खुशबू में ज़िंदा रहेगा। ये था हमारा आज के शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।